उनका ये बोलना कि उनको पॉडकास्ट के बारे में नहीं पता था, यूके में रहते हुए, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में रहते हुए, इजंट दिस सरप्राइजिंग? बट कहीं ना कहीं ये इनका एक बड़ा पीआर स्टंट का पार्ट था, जिसमें वो दिखाना चाहते थे कि मुझे तो पता भी नहीं था भैया आप कौन हो। कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण जैसे बड़े बड़े मॉडल्स उस समय जो थे, उन्होंने किंगफिशर कैलेंडर के लिए शूट कर रखा था, जिसके बाद उनकी एंट्री बॉलीवुड में हुई थी। आप इमेजिन करके देखिए। लेकिन विजय माल्या ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ये एयरलाइन खरीदना, किंगफिशर एयरलाइन बनाना उनके लाइफ का वर्स्ट डिसीजन होने वाला है। और कहीं ना कहीं राज शमानी इज वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्टर्स ऑफ इंडिया, इफ नॉट द बेस्ट। बट कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स थे राज शमानी के पास, वो रिफ्यूट नहीं कर पा रहे थे विजय माल्या के क्लेम्स को। कभी उन सारे फैमिलीज के बारे में सोचा जिनके घर वालों को 15 महीने के पैसे नहीं दिए गए थे? एक एम्प्लॉय की बीवी कर ली थी, जिसकी वजह से उसके 3 साल बाद ये एक पूरा पब्लिक पार्टी कर रहा था गोवा में, अपना बर्थडे मना रहा था ये गोवा में। लेकिन विजय माल्या ने राज शमानी की पॉडकास्ट में ये बोला है कि जब इंटरनली इन्वेस्टिगेट किया गया था ये पूरे मैटर को, तब ये पता चला था कि उनकी वाइफ और वो जो पति था जो किंगफिशर में काम करता था, उनके बीच में कोई मामला चल रहा था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने सुसाइड किया था। किंगफिशर वाज नो सोल रीजन फॉर दैट। ये दिखाता है कितनी लैक ऑफ सिंपैथी है विजय माल्या के दिमाग में उस समय। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कलकत्ता में हुआ। ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। इनका परिवार बहुत ही ज्यादा अमीर हुआ करता था। यूबी ग्रुप करके एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो दारू की सप्लाई करता था पूरे इंडिया में। उसके कंपनी के मालिक हुआ करते थे इनके पिताजी वित्तल माल्या। अब वित्तल माल्या विजय माल्या के हिसाब से बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उनको जब भी पब्लिक में देखते थे उनको गाल पे पप्पी कर देते थे। स्कूल्स और कॉलेजेस के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अपने काम को सबसे ऊपर रखा जाए, ये उनके पूरे जीवन का सिद्धांत था और इसी चीज को उन्होंने विजय माल्या को भी सिखाया था। विजय माल्या को बचपन से ही बिजनेस का बहुत ज्यादा शौक था। उनको शुरू से ही पता था कि भैया मेरे को बिजनेस ही संभालना है, तो वो पढ़ाई में इतना ज्यादा ध्यान देते नहीं थे। लेकिन फिर भी उनके कॉलेज में एक अमीर की छवि बनी हुई थी, क्योंकि वो अपने गाड़ी के साइलेंसर को तोड़ के आया करते थे और उनका साइलेंसर बहुत ही तेजी से आवाज किया करता था, जिससे ये कॉलेज वाले को पता लग जाता था कि भैया विजय माल्या जो कि एक न्यूसेंस है, जो कि एक इडियट है, वो कॉलेज आ चुका है और अपने पैसे हमें दिखाना चाह रहा है। विजय माल्या इसे पॉडकास्ट में बताते हैं कि उन्हें सुपर कार्स का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए वो ये करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये शायद सच नहीं है, क्योंकि हम भी कॉलेज और स्कूल्स जा चुके हैं। वहां पे बच्चे शो ऑफ करने के लिए ही ये सब करते हैं। अगर स्पोर्ट्स कार का आपको इतना शौक है तो आप स्कूल और कॉलेज के बाहर भी चला सकते हैं। विजय माल्या अपने आप को कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट में एक विक्टिम बनाने की पूरी कोशिश किए हैं और अपने स्टोरी में वो कई सारे चेंजेस किए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कितने बड़े वो विक्टिम हैं। भारत की सरकार ने उन्हें कितना ज्यादा सताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी में। वित्तल माल्या का देहांत हो जाता है 1983 में और यूबी ग्रुप का जो चेयरमैन का जगह होता है वो खाली हो जाता है। अब कौन मालिक बनेगा इस कंपनी का? वित्तल माल्या के पास यूबी ग्रुप का सबसे ज्यादा शेयर होता है, तो जो भी उनकी जगह लेता बेसिकली वो इस कंपनी का मालिक बन जाता। उस समय विजय माल्या को मालिक बनने से रोकने के लिए कई सारी पहल की गई थी। कई सारी रिपोर्ट्स की माने तो बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे विजय माल्या यूबी ग्रुप के मालिक बने, लेकिन फिर भी विजय माल्या जैसे तैसे लोगों से बात करके यूबी ग्रुप के मालिक बन जाते हैं और 1983 में उनका बिजनेसमैन का जो सफर होता है वो शुरू हो जाता है वहां से। अब यूबी ग्रुप जैसे ही विजय माल्या के अंदर आया था, शुरुआत के कुछ सालों में यूबी ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसके बाद तो और इनका ऑपोजिशन होने लगा था। यूबी ग्रुप के अंतर्गत यूबी ग्रुप के जो शेयर होल्डर्स थे वो खुद नहीं सपोर्ट करते थे कि भैया विजय माल्या इसका ओनर बने। लेकिन फिर उसके बाद विजय माल्या ने कई सारे एड कैंपेन शुरू किए, जिसकी वजह से यूबी ग्रुप भारत की सबसे बड़ी विस्की और बियर सप्लाई करने वाली ब्रांड बन चुकी थी। अब आप ये समझिए, शुरुआत से ही विजय माल्या की मार्केटिंग की जो दिमाग है वो बहुत ही ज्यादा शार्प है। ये बंदा जितना मार्केटिंग सोच सकता है या एक समय पे जितना सोचा था, शायद ही कोई पूरे भारत में उतना सोच पाएगा। इसलिए ये पूरा जो पॉडकास्ट है ना कहीं एक पीआर स्टंट जरूर लग रहा है। आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं। पॉडकास्ट की शुरुआत में ही विजय माल्या ने बोला है कि मुझे राज शमानी ने अप्रोच किया था, उससे पहले मुझे पॉडकास्ट के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन आपको मार्केटिंग और आपकी मार्केटिंग अच्छी होने के लिए आपको सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा जानकारी होना चाहिए। एंड विजय माल्या इज अ चैंपियन मार्केटर। और उनका ये बोलना कि उनको पॉडकास्ट के बारे में नहीं पता था, यूके में रहते हुए, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में रहते हुए, इजंट दिस सरप्राइजिंग? बट कहीं ना कहीं ये इनका एक बड़ा पीआर स्टंट का
पार्ट था जिसमें वो दिखाना चाहते थे कि मुझे तो पता भी नहीं था भैया आप कौन हो मेरे ये पॉडकास्ट से पहले। कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी में। विजय माल्या धीरे धीरे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते जा रहे थे। उनका जो मार्केटिंग का दिमाग था और उनके फाइनेंसेस हैंडल करने की जितनी क्षमता थी वो सब मिलाकर एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाहते थे वो, और उन्होंने यूबी ग्रुप को एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया था। विस्की के मामले में अगर हम लोग देखें तो मैकडोवेल्स उस समय भारत की नंबर 1 विस्की हो गई थी, और बियर के मामले में किंगफिशर एक बहुत ही बड़ी बियर हो गई थी। बहुत बड़ा मार्केट शेयर हो गया था किंगफिशर का उस समय। क्यों? क्योंकि किंगफिशर वाज डायरेक्टली लिंक्ड टू विजय माल्यास लाइफस्टाइल। आप ये समझिए कि आप साइड बाय साइड विजय माल्या और टोनी स्टार्क को कंपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, दिस इज शॉकिंग टू मी आल्सो, बट दिस इज काइंड ऑफ ट्रू। टोनी स्टार्क वाज अ ग्लोबल सेंसेशन, प्लेबॉय, बिलियनियर, फिलैंथ्रोपिस्ट। वहीं विजय माल्या वाज अ ग्लोबल सेंसेशन, प्लेबॉय, बिलियनियर, जस्ट नॉट अ फिलैंथ्रोपिस्ट। जैसे टोनी स्टार्क के पर्सनालिटी को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं सिर्फ उनके पैसे की वजह से और उनकी लाइफस्टाइल की वजह से, वैसे ही विजय माल्या के लाइफस्टाइल को उस समय भारत के कई सारे लोग फॉलो कर रहे थे। भारत में उस समय गरीबी का माहौल था, सबको विजय माल्या जैसा बनना था, और विजय माल्या के लाइफस्टाइल से क्लोजेस्ट उनको पहुंचने की जो सीढ़ी मिल रही थी, सबको लग रहा था वो था किंगफिशर का ये बियर। और किंगफिशर का ये लोगो जो था वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था, और ये अट्रैक्टिव लोगो, अट्रैक्टिव ब्रांडिंग, अट्रैक्टिव इमेज, ये सब मिलाकर एक ऐसा ब्रांड बन चुका था जिसने इंडिया को बहुत ही ज्यादा बियर पिलाया था। ये किंगफिशर कितना ज्यादा फेमस था एक समय पे मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं, जिसके वजह से यूबी ग्रुप के जो शेयर्स थे वो स्काई रॉकेट कर गए थे। अब विजय माल्या डिड एवरीथिंग टू मेंटेन हिज फ्लैम्बॉयंट इमेज, जिसके लिए वो किंगफिशर कैलेंडर की भी शुरुआत किए थे, जिसमें एक समय पे मॉडल्स आती थी और मॉडल्स रातों रात इतना ज्यादा फेमस हो जाती थी कि आप पूछिए मत। बॉलीवुड की एक फिल्म करने से एक मॉडल इतनी फेमस नहीं होती थी जितना ये किंगफिशर कैलेंडर करने से फेमस हो जाती थी। कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण जैसे बड़े बड़े मॉडल्स उस समय जो थे उन्होंने किंगफिशर कैलेंडर के लिए शूट कर रखा था, जिसके बाद उनकी एंट्री बॉलीवुड में हुई थी। आप इमेजिन करके देखिए। विजय माल्या अपने पार्टीज के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस थे। वो एक समय पे बहुत बड़े बड़े पार्टीज थ्रो करते थे जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे, जिसकी वजह से उनकी जो ये इमेज है, पर्सनैलिटी है, वो मेंटेन रहती थी। नाउ विजय माल्या हैड अ लॉट ऑफ कंपनीज, उनके लाइफ में सब सही चल रहा था अंटिल उनको एरोप्लेन की दुनिया से प्यार हो गया। एविएशन की एक ऐसी दुनिया है जो सबको एक अमीर आदमी, एक इन्फ्लुएंशियल आदमी बनने का सपना जरूर दिखाती है, लेकिन वो सपना कई लोगों का सच नहीं हो पाता है। उस समय भारत में कई सारे एयरलाइंस आ रहे थे। विजय माल्या ये देख रहे थे कि एविएशन का जो सेक्टर है भारत में बूम करने वाला है, तभी उन्होंने ये सोचा कि मैं भी किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत करूंगा। Welcome aboard Kingfisher Airlines. From the day we've started flying, I've tried to create the finest experience for you. उनके बच्चे के बर्थडे के 2 दिन बाद ही इस एयरलाइन की शुरुआत की गई थी। अब क्लेम्स इसके बाद ये आ रहे थे कि अपने बच्चे के 18वें बर्थडे पर उनके पापा विजय माल्या ने उनको ये पूरा एयरलाइन गिफ्ट में दिया है, जिसको इस पॉडकास्ट में उन्होंने रिफ्यूट किया है और ये बताया है कि शुरुआत से ही ये प्लान था। जस्ट कोइंसिडेंटली उनके बच्चे सिड के बर्थडे के 2 दिन बाद इसका इनॉग्रेशन हुआ। अब जैसे ये एयरलाइन चालू होती है, दिस बिकम्स अ ग्लोबल सेंसेशन। आप ये समझिए किंगफिशर बियर का इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी था इंडिया में। अगर इसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हो गई थी, जिसकी ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त की गई थी, उसमें जो एयर हॉस्टेस हुआ करती थी वो प्रॉपर मॉडल्स जैसा दिखा करती थी। इससे पहले जितनी भी एयरलाइंस थी इंडिया में, इंडिगो ले लीजिए, एयर इंडिया ले लीजिए, वो सारे नॉर्मल एयर हॉस्टेस का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ये जो एयरलाइन थी किंगफिशर, वो अपने मॉडल्स को पिक एंड चूज किया करती थी, और ये पिक सीधा विजय माल्या करते थे। किंगफिशर एयरलाइन के एड्स को ऐसे बनाया जाता था कि ये दिखाए वो कि किंगफिशर एयरलाइन कितनी ज्यादा प्रीमियम है, कितना ज्यादा आप फर्स्ट क्लास का फील ले सकते हैं, एक अमीर आदमी होने का फील ले सकते हैं अगर आप किंगफिशर एयरलाइन को चूज करेंगे तो। और दिस कैंपेन वाज अ प्योर सक्सेस। इससे पहले जितने भी एयरलाइन थे वो लो टिकट साइज रखा करते थे अपनी टिकट का, जिसकी वजह से उनको मास ऑडियंस मिला करती थी, मास उनके जितने भी थे वो पैसेंजर्स उनको मिलते थे। लेकिन क्योंकि एक नया प्लेयर आ चुका था मार्केट में जो आपको प्रीमियम फील दे रहा था सिर्फ 500-600 रुपए ज्यादा देकर, तो ज्यादातर लोग उस समय किंगफिशर चुना कर रहे थे। आपको विश्वास नहीं होगा, एक समय भारत में किंगफिशर एयरलाइंस का ऑलमोस्ट 23% का मार्केट शेयर था, और उस समय एयर इंडिया, इंडिगो जैसे बड़े बड़े एयरलाइन भी फ्लाई कर रहे थे। लेकिन विजय माल्या ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ये एयरलाइन खरीदना, किंगफिशर एयरलाइन बनाना उनके लाइफ का
वर्स्ट डिसीजन होने वाला है जो उनकी पर्सनालिटी, उनके इमेज के ऊपर एक चोर, एक फ्यूजिटिव का धब्बा लगाकर छोड़ देगा। अब देखिए हुआ ये कि शुरुआत से ही किंगफिशर एयरलाइन को एक प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके वजह से इस कंपनी को लगातार लॉस हो रहा था। किंगफिशर को वैसे तो शुरुआत में कई सारे लोग चूज किए उनके खाने की वजह से, मॉडल जैसे एयर होस्टेस की वजह से, लेकिन धीरे धीरे किंगफिशर से लोग डाइवर्ट होने लगे और वापस एयर इंडिया और इंडिगो की तरफ जाने लगे, क्योंकि लो टिकट साइज था उसका, आराम से लोग उसे अफोर्ड कर सकते थे। अब इसके बाद हुआ ये कि किंगफिशर ने लगातार एयरलाइन बढ़ानी शुरू कर दी, लॉसेस को संभालने के लिए एयरलाइंस बढ़ाई, ज्यादा रूट्स में उन्होंने एयरप्लेन्स उड़ाई, ये सोचकर कि पैसेंजर्स हमें इस रूट से ज्यादा मिल जाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपनी कंपनी संभाल पाएंगे। बेसिकली उनका प्लान ये था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। एविएशन इंडस्ट्री में जितनी भी मैक्सिमम कंपनी नया नया स्टार्ट करती है, वो अपने एक दो एरोप्लेन को सबसे पहले उड़ाती है, जिसके बाद वो प्रॉफिट देखती है कितना ज्यादा हो रहा है उनको, और उसके बाद एक्सपैंड करना शुरू करती है। लेकिन किंगफिशर का मॉडल पूरा ही अलग था। उनका मॉडल ऐसा था कि वो बहुत ही अग्रेसिवली एक्सपैंड करना चाहते थे, जिसकी वजह से उनको नेट लॉस लगातार हर साल हो रहा था। अब आप विजय माल्या की अगर माने तो उनकी साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि वो ये बोले थे उस समय के प्रणव मुखर्जी को, जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, कि मैं किंगफिशर को डाउनसाइज करने जा रहा हूं। उस समय करीबन 3000-4000 एम्प्लॉय हुआ करते थे किंगफिशर में। तो मैं इस एयरलाइन को डाउनसाइज करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे को प्रॉफिट हो नहीं रहा है, मैं पैसा कमा नहीं पा रहा हूं, तो मैं कितने ही दिन इस एयरलाइन को उड़ा पाऊंगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, प्रणव मुखर्जी उसे मना कर देते हैं, उसे बोलते हैं कि हमारे देश के जितने भी बैंक्स हैं वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप आराम से अपनी एयरलाइन को चलाइए, क्योंकि अभी बहुत समय खराब चल रहा है भैया। 2008 का समय उस समय आ चुका था, ग्लोबल क्राइसिस चल रही थी, जॉब्स कहीं नहीं मिल रहे थे किसी को। प्रणव मुखर्जी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते होंगे कि भारत में और भी ज्यादा जॉब्स कटें, जिसके वजह से वो बैंक्स, जो पब्लिक बैंक्स थे, उनको एक ग्रुप बनाने के लिए बोलते हैं, जिस ग्रुप के हेड का नाम होता है एसबीआई, और बाकी सारे ग्रुप्स मिलकर इसी विजय माल्या को एक बहुत मोटा लोन देते हैं। अब ये अकाउंट कितना सच है कितना झूठ है ये भगवान ही बता सकता है, क्योंकि ये दो साइड ऑफ द स्टोरी है, फैक्ट्स कोई भी क्लियर नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि प्रणव मुखर्जी से वो मिले थे या नहीं मिले थे ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कहीं भी नहीं लिखा गया है, और प्रणव मुखर्जी इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड कि वो जस्टिफाई कर सके, कि वो बता सके कि भैया वो मिले थे या नहीं मिले थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, विजय माल्या को लगातार एसबीआई और कई सारे वो जो ग्रुप बनाया गया था उसके तरफ से बहुत बड़ा लोन दिया जा रहा था बार बार, जस्ट कॉज किसी भी तरीके से वो किंगफिशर को बंद ना करें। लेकिन लगातार ये कंपनी लॉस पे ही जा रही थी। विजय माल्या वाज डन विद इट। 2012 में विजय माल्या के हिसाब से उन्होंने कई लोगों से बात किया था, जिसके बाद इस एयरलाइन को शट कर दिया गया था, जस्ट कॉज कि ये एयरलाइन अपना लोन्स पे ही नहीं कर पा रही थी। लोन 7500 करोड़ तक अक्यूमुलेट हो चुके थे और विजय माल्या हैड नो मनी टू पे बैक देयर लोन्स। जब ये कंपनी बंद हुई थी ना, यू गाइस वोंट बिलीव, करीबन 3000 एम्प्लॉइज को पैसा ही नहीं दिया गया था 15 महीनों से। इमेजिन करके देखिए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको 15 महीनों से पे नहीं किया गया है, और आप उस कंपनी में लॉयल हो, यू आर लॉयल टू दैट कंपनी, 15 महीने से बिना पैसे दिए काम किए जा रहे हो, और उसके बाद ये कंपनी अचानक से बंद हो जाती है। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ था? इसी कंपनी के ग्राउंड स्टाफ की बीवी ने कर लिया था, जिसके बाद ये जो मामला था पैसा नहीं देने का, ये लोगों के सामने आ गया था। आपको विश्वास नहीं होगा, उनकी बीवी ने नोट में लिखा था कि मैं अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति की वजह से ये कर रही हूं। लेकिन विजय माल्या ने राज शमानी की पॉडकास्ट में ये बोला है कि जब इंटरनली इन्वेस्टिगेट किया गया था ये पूरे मैटर को, तब ये पता चला था कि उनकी वाइफ और वो जो पति था जो किंगफिशर में काम करता था, उनके बीच में कोई मामला चल रहा था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने सुसाइड किया था। किंगफिशर वाज नो सोल रीजन फॉर दैट। ये दिखाता है कितनी लैक ऑफ सिंपैथी है विजय माल्या के दिमाग में उस समय। अब इसके बाद आप जो भी बोले विजय माल्या ने ये बोला था या वो बोला था, विजय माल्या साउंड्स टोन डेफ अ लॉट ऑफ टाइम्स इन दिस पॉडकास्ट एंड दैट्स अ फैक्ट। अब पेमेंट नहीं देने की बात आती है तो राज शमानी के पॉडकास्ट में सबसे बड़ा क्लेम और सबसे बड़ा सॉरी बोला है भैया किंगफिशर के मालिक ने। विजय माल्या ने अपने सारे एम्प्लॉइज से बोला है, सॉरी भैया मैं आप लोगों की सैलरी नहीं दे पाया, लेकिन बट आई ट्राइड। उन्होंने बोला है मैं कोर्ट्स में गया था ये बताने के लिए, भैया करीबन 300 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, 300 करोड़ रुपए मेरे जो पैसे हैं मुझे दीजिए, मेरे को अपने एम्प्लॉइज के पैसे देने हैं। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स की माने तो विजय माल्या ने कभी भी अपने एम्प्लॉइज को पे बैक करने की कोशिश भी नहीं की थी। अब आप ये समझिए, विजय माल्या की कई सारी कंपनीज थी, किंगफिशर वाज वन ऑफ देम। किंगफिशर के कई सारे एम्प्लॉइज को पैसा नहीं दिया गया था। इफ विजय माल्या वुड हैव कैर्ड इनफ, तो वो 2016 तक इंडिया में ही था, तो कहीं ना कहीं वो अपने सारे एम्प्लॉइज को पैसा दे सकता था।
तक, उस समय तक उनके ऊपर, उनके छवि के ऊपर कोई दाग भी नहीं लगा था, कोई वारंट भी रिलीज नहीं हुआ था और उनके पैसों में भी कुछ कमी आई नहीं थी। इफ विजय माल्या रियली वांटेड तो वो अपने एम्प्लॉइज को उसी समय पैसा दे सकता था। लेकिन आज इस पूरे इंसिडेंट के करीबन 12 साल बाद विजय माल्या एक पॉडकास्ट में आके अपने एम्प्लॉइज को सॉरी बोल रहा है। उनके एम्प्लॉइज से कोई बात करके देखिए कि उन्हें कैसा लग रहा होगा। अगेन इसके बाद समय आगे बढ़ता है, 2015 का समय आ जाता है जब विजय माल्या फाइनली भारत छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब राज शमानी के पॉडकास्ट में उन्होंने ये बोला था कि मेरी एक प्री शेड्यूल्ड मीटिंग थी यूके में, जिसके वजह से मैं यूके आने वाला था और मैंने अरुण जेटली हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन, उन्हें बताकर मैंने यूके की तरफ प्रस्थान किया था। अब शायद मैं ये बात बताना भूल गया, विजय माल्या वाज आल्सो राज्यसभा का एक मेंबर। अब क्योंकि उनको पता था कि ये दारू का बिजनेस भारत में संभालने के लिए पावर की बहुत जरूरत होती है और हर दिन किसी को कॉल करने में वो परेशान होते थे, तो वो खुद पॉलिटिक्स में आ गए और अपने दारू को बिजनेस को एक्सपेंड करते थे इंडिया में। नाउ दिस इज द क्रक्स ऑफ हिज होल पॉलिटिकल स्टोरी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में, राज्यसभा में रहते रहते किसी बड़े मुद्दे को उन्होंने राज्यसभा में नहीं उठाया, किसी चीज पे उन्होंने स्पीच नहीं दी, रिटर्न में क्वेश्चन दिया करते थे, कोई काम नहीं करता था बेसिकली बंदा एक राज्यसभा का मेंबर होकर। फास्ट फॉरवर्ड 2015, अरुण जेटली से वो मिलते हैं अलिजिडली, जिसमें वो बोलते हैं कि भैया मैं यूके जा रहा हूं, वापस जब मैं आऊंगा तो जितने भी बैंक है जो मेरे से लोन अपना वापस लेना चाहता है इंटरेस्ट के साथ, उनके साथ मुझे बैठाइए भैया। नाउ विजय माल्या आल्सो स्टेट्स इन दिस पॉडकास्ट, जिस क्लेम्स को कोई भी वेरीफाई नहीं कर पाया है, उनके पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया था। नाउ दिस क्लेम इज अमेजिंग, क्योंकि इसी चीज की वजह से कहीं ना कहीं वो भारत वापस आ नहीं पाए थे और बार बार विजय माल्या इस पॉडकास्ट में ही बोलते हैं कि भारत वापस आना चाहता था। और कॉन्ट्राडिक्टिंग टू दिस, अगर आप 4 घंटे की लंबी पॉडकास्ट देखे हैं तो वो बार बार कैसे वो दिखाते आए हैं कि भारत इज नथिंग टू मी, भारत में ही उनका सारा बिजनेस था। और वो बार बार कोर्ट के सामने ये बोलते हुए आए हैं, यूके के कोर्ट के सामने, कि आई एम नॉट इवन एन इंडियन सिटीजन, मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता है इंडिया से भैया, मैं यूके में रहता हूं, मेरा बच्चा यूके में रहता है, आई एम अ यूके सिटीजन। तो बंदा कहीं ना कहीं डाउन प्ले करने की कोशिश करता है इंडिया का पोजीशन उनकी सक्सेस में, जबकि सारे उनकी जितने भी कंपनीज है वो इंडिया में ही चलती है, इंडिया से उनका पूरा पैसा आता है। तो दिस गाय इज नॉट इंडियन, तो इंडियन लॉ के सामने क्यों आएगा? प्लस यूके की एक रूलिंग भी है कि इंडिया के प्रिजन्स अच्छा नहीं है, तो एक और इनको वो मिल गया था सपोर्टिंग पॉइंट बोलने के लिए इस पॉडकास्ट में कि भैया मैं इंडिया वापस आना ही नहीं चाहता था, कि वहां की जेल की कंडीशन खराब है भैया, कैसे ट्रीट करेंगे मेरे को वहां पे, पता भी है आपको मेरे को कैसे पेंट किया जा रहा है वहां की मीडिया के द्वारा। अब मीडिया वाली जब बात है वो बहुत बड़ी सच है। अर्णव गोस्वामी के तो सब अगेंस्ट है भैया। जैसे ही ये बंदा यूके गया था, अर्णव गोस्वामी केम ऑन लाइव टेलीविजन और सीधा बोल दिया था कि भैया भगोड़ा देश छोड़ के भाग गया है करोड़ों रुपए लेके, चिल्ला के इस बात को बोला था। और बाकी सब उसमें न्यूज चैनल वाले इस सब चीज को कवर किए थे, जिसकी वजह से एक फ्यूजिटिव की जो इमेज थी वो डे 1 से ही बन गई थी विजय माल्या की। अब मीडिया ट्रायल किसका नहीं होता है इस देश में। अब मैं ये सपोर्ट नहीं करता हूं कि विजय माल्या को होना चाहिए था, बट विजय माल्या इफ ही वाज ट्रू, उनको वापस आना चाहिए था इंडिया और भारत की गवर्नमेंट के सामने सारा प्रूफ दिखाना चाहिए था कितना पैसा दिया है वो। अगर सच में उनको गवर्नमेंट बैंक के लोन्स को वापस करना था तो वो वापस कर सकता था इस सारे पैसे को भारत वापस आकर, लेकिन ही चूज नॉट टू कम। अब देखिए इसके बाद उन्होंने इस बारे में बात किया था कि भारत की सरकार ने जितने पैसे लेने थे गवर्नमेंट को, बैंक्स को, उससे कई ज्यादा पैसा ऑलरेडी भारत सरकार ने, ईडी ने, सीबीआई ने उनसे वापस ले रखा है। ये चीज कहीं ना कहीं सच है। निर्मला सीतारमण ने खुद पार्लियामेंट में इस बात को बोला था कि हमने 14,100 करोड़ रुपए करीबन विजय माल्या की सारी संपत्ति से वापस ले लिए हैं। 14,131.6 crore complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. Now, अब जब भारत की सरकार इन सारे पैसों को वापस ले चुकी है विजय माल्या से, तो कहीं ना कहीं विजय माल्या से ये जो फ्यूजिटिव का टैग है, ये जो चोर का टैग है, उसे हटा देना चाहिए। ये विजय माल्या का पर्सपेक्टिव है। नाउ आज उनको कोई चोर नहीं बोल रहा है विजय माल्या को। विजय माल्या को ये बात समझने की जरूरत है। आज आपको कोई चोर नहीं बोल रहा है, आपको उस समय चोर बोला गया था। और अब कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी ऐसी हो गई है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो गई है कि उस चोर की इमेज आपकी पर्सनालिटी के साथ चिपक चुकी है। आज आपने कोई चोरी नहीं की है तो ये चोर का दाग हम हटा भी देते हैं, तो आप लोगों के दिमाग से कैसे हटाओगे कि आप चोर थे? और आप एक चोर नहीं थे तो आज तक भारत की गवर्नमेंट से, भारत के लॉ से आप भाग क्यों रहे हो? लेकिन आपको ये बात भी जानने की जरूरत है कि हर साइड के 2 स्टोरी होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज तक आपने जितने भी विजय माल्या के वीडियोस देखे हैं, आपने उनमें सिर्फ एक पहलू देखा है, गवर्नमेंट का पहलू, सीबीआई का पहलू, ईडी का पहलू। राज शमानी के इस पॉडकास्ट ने आपको विजय माल्या का, आपको और हमें विजय माल्या का पहलू दिखाया, विजय माल्या का पर्सपेक्टिव दिखाया, विजय माल्या क्या चाहता है, विजय माल्या ने क्या किया था, ये सब दिखाया हमें इस पॉडकास्ट में। और कहीं ना कहीं राज शमानी इज वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्टर्स ऑफ इंडिया, इफ नॉट द बेस्ट, बट
कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स थे राजमानी के पास वो रिफ्यूट नहीं कर पा रहे थे विजय माल्या के क्लेम्स को। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि विजय माल्या वाज रूलिंग द कॉन्वर्सेशन, वो कॉन्वर्सेशन में डोमिनेट कर रहा था और जो भी वो बोल रहा था राजमानी बेसिकली उसे सच मान ले रहा था। नाउ आज इसी पॉडकास्ट की वजह से एक बार फिर से विजय माल्या की जो इमेज है वो एक विक्टिम की बन चुकी है। कहीं ना कहीं फिर से लोग उससे प्यार करने लगे हैं। लेकिन क्या उन सारे लोगों ने कभी उन सारे फैमिलीज के बारे में सोचा जिनके घर वालों को 15 महीने के पैसे नहीं दिए गए थे? एक एम्प्लॉय की बीवी कर ली थी जिसकी वजह से उसके 3 साल बाद ये एक पूरा पब्लिक पार्टी कर रहा था गोवा में, अपना बर्थडे मना रहा था ये गोवा में। भैया किसी ने सोचा इस बारे में कि उन एम्प्लॉयज के जीवन में क्या फर्क पड़ा होगा? ये पब्लिक का पैसा चुरा के भागा था। ये सारे पब्लिक बैंक्स जितने थे उन्होंने पैसा दिया था, ये पब्लिक का पैसा चुरा के बाहर चला गया था। भैया आज जो भी विजय माल्या को एक विक्टिम बना रहा है, आप ये इस बात को मत भूलिए, विजय माल्या इज लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, एक ऐसा लाइफस्टाइल जो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। और शायद उस लाइफस्टाइल को वो इसीलिए जी पा रहा है क्योंकि आपने एक समय पे भारत में कहीं ना कहीं पैसा दिया था, आपका ही पैसा से वो वहां पे मजे कर पा रहा है। और इस नैरेटिव को फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है कि ही इज अ विक्टिम व्हेन समवेयर ही माइट नॉट बी अ फ्यूजिटिव, ही माइट नॉट बी अ थीफ, बट ही इज श्योरली नॉट अ विक्टिम। आपको क्या लगता है विजय माल्या के बारे में? आपको क्या लगता है विजय माल्या के इस विक्टिम कार्ड के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी एक फैन बन चुके हैं विजय माल्या के तो उस बात को भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आई एम अ फैन ऑफ विजय माल्या। मेरे कमेंट को लाइक करो जो विजय माल्या का फैन है, ऐसे कमेंट जरूर करिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। और ऐसी वीडियोस हम हमारे चैनल में बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।